थोड़ा सा सिमरन में थोड़ा पीछे होकर बैठे हैं। अभी बोल रहा पीछे एक बोल रहा है सुनना डीओपी का क्या बात कर रहे हैं? बदतमीजी मत यही देखा ये नए करो। नए लोगों का ये अभी बोल रहा था एंशिएंट टाइम की बात कर एक रहा सेकंड कट करूंगा। एक्चुअली सागर और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। अरे कट करूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हूँ। अरे उसने कट कर दिया। अरे वाह, नहीं कट करूंगा। मैं चाय पीने चले गया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ हाँ ओ कट करूंगा बोला। अच्छा ठीक है। नहीं, मैं बोला सागर तेरे को कट करूंगा, मैं वहां बोल रहा था। हाँ मतलब ऑडियंस। हाँ सॉरी तो कट करूंगा सिर्फ। हाँ। आप लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। वेलकम बैक जज्बातें के इस नए और करारे एपिसोड में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही बड़े कलाकार हैं। बहुत ही यंग एज में उन्होंने काफी कुछ हासिल किया है। हालांकि मेरे काफी अच्छे दोस्त रह चुके हैं, लेकिन काफी समय से हमारी बात हुई नहीं है। ये वो है जो हमसे रहते हैं दूर, लेकिन हमारा रिश्ता है एकदम खास। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली मिस्टर सागर दास। सागर, वेलकम एंड थैंक यू सो मच अपना फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस प्रोवाइड करने के लिए। अरे और मैं काफी टाइम से ये इंटरव्यू करना चाहता ही था, बहुत सारी बातें करने, और बहुत लोगों को शायद सागर दास के जो अचीवमेंट्स है बहुत कुछ लोगों को पता है भी नहीं। काफी सारे अचीवमेंट्स अभी जो रिसेंट में हुआ, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, द यंगेस्ट रेसिपिएंट, क्या फीलिंग हुआ होगा उसका जब मिला तभी? ये तो लेते वक्त जब मैं गया लेने, और वहाँ पे काफी सीनियर्स, वो सारे डिपार्टमेंट्स को मिलता है, मतलब इंडस्ट्री के हर एक टेक्नीशियंस को मिलता है वो। तो जब मैं गया वहाँ पे, तब मैंने रियलाइज किया कि मैं सारे सीनियर्स के बीच में हूँ, और मैं ही अकेला, मतलब उम्र में, ऐसे मेरी उम्र इतनी भी कम नहीं है, बट उनसे काफी मैं छोटा था। तो मैंने रियलाइज किया कि ये क्या सीन है फिर। बट द थिंग इज ऑल्सो कि मैंने मेरा करियर भी एज ए डांसर, मैं 16 में मैं इंडस्ट्री में आ गया था, और एज ए कोरियोग्राफर मैं 23 साल का था जब मैं चक दे इंडिया कर। तो मैंने काम भी काफी जल्दी चालू कर दिया तो था। मतलब हम लोग जब नाके में भटक रहे थे तो पहले ही डांस शुरू कर दिया था? नहीं, हम लोग मतलब Professionally? मेरे ख्याल से मैं और तू तो साथ में ही भटक रहे थे नहीं, वो तो अपना बात- स्ट्रगल टाइम। तो आई थिंक यू एंड मी ऑलमोस्ट मस्ट हैव बीन a month Back and here forth, and there हाँ। that we started our careers. And I think I've met you on my third or fourth shoot for Lonji sir. हाँ, We've done to Lonji sir, नहीं, भूपी सर, भूपी भूपी सर, जी। वो हमने साथ में किया है। तो अपना स्ट्रगल टाइम का तो साथ में ही है, तो वही अर्ली चालू कर लिया था करियर। सागर देख, अभी अर्ली काफी लोग ने चल डांस शुरू किया है, मैं भी शुरू किया साथ में। अर्ली अर्ली कोरियोग्राफी का कैसे हुआ? मतलब वो जर्नी तुझे कैसे लगा कि तुझे लगा कैसे कि मैं स्टार्ट करूं कोरियोग्राफी? क्योंकि कोरियोग्राफी एक प्रोसेस है। Right. जब तक सीखे नहीं, इतना टाइम तक दे नहीं, आदमी समझ नहीं पाता है। तूने वो कैसे स्टार्ट कर लिया? मतलब तुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, या किसी ने पुश किया कि नहीं तू जा? वर्क कि मालूम पीयर प्रेशर भी होता है, तुझे करना चाहिए कर। Right. या तुझे अंदर से लगा कि मैं रेडी हूँ, मुझे खुद करना चाहिए ये काम? नहीं यार, मैंने डांसिंग तो चालू किया, मैं कॉलेज में कर रहा था, मेरा ग्रुप था, हम इंडस्ट्री में आ गए, काम करने लग गए। फिर मुझे क्या हो गया कि ना, मैं हमेशा जब बात करता हूँ ऐसा लगता है पता नहीं कौन से एंशिएंट टाइम की बात। सॉरी सागर, तो यहाँ कट करूंगा मैं। सागर और मैं काफी पुराने दोस्त रह चुके हैं, लेकिन हुआ ये कि काम करते करते हम लोग दोनों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए। मतलब एक ही फील्ड में थे, मैं शोज ज्यादा करने लगा, सागर काफी सारे कोरियोग्राफर्स का शूट करने लगा। तो हम लोग में एक डिस्टेंस आ गया था, मतलब हम काफी सालों तक मिले नहीं। लेकिन इसके बीच में जब हम मिले तो मुझे पता चला सागर ने क्या क्या किया है। उसने कोरियोग्राफी बहुत पहले ही शुरू कर दी, उसने डायरेक्शन पहले ही शुरू कर दी। तो आज हमारी मुलाकात इतने सालों बाद हुई, आज नहीं, कुछ टाइम पहले। तो आज इससे मैं बात करके कवर करना चाहता था इसकी जर्नी हुई कैसे। तो ये आज सागर से हम जानेंगे। कैरी ऑन सागर प्लीज। तो डांसिंग मैं कॉलेज में कर रहा था, तो कॉलेज से यहाँ आ गए, ग्रुप में आ गए, डांसिंग चालू कर दिया। तो तब जब हम डांस कर रहे थे साथ में, तभी बड़ा ये होता था कि या तो डांसर बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो, लंबा हो, बॉडी टैटू वैटू वगैरह हो, और अपना वो था नहीं तो मतलब दाढ़ी मूछ लग जाती थी कभी, और भयंकर भयंकर कॉस्ट्यूम आ जाते थे, तो आप पीछे खड़े रहना पड़ता था। और ऐसा तो डांसर अच्छा होने के बावजूद बहुत ऐसे होते थे कि मैंने रिहर्सल की और अरे यार इसको वो दाढ़ी पिना के सरदार बना दो, या इसको ये कर दो। तो मैं ना वो परेशान हो गया था, वो दाढ़ी मूछ लगा के और अलग अलग आउटफिट पहन के ना।
तो मैं बोला यार फटाफट मैं अगर मैं अच्छा डांसर बन गया तो मैं आर्टिस्ट के बाजू में आ जाऊंगा, क्योंकि आई डोंट वो एक पोजीशन मेरे ख्याल से हर डांसर को होता है, क्रेविंग मुझे भी होता था। हाँ नहीं, कि- एक क्रेविंग होता है कि यार हाँ। मैं वीक डांसर हूँ और मैं आगे आ जाऊंगा। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था स्टार्ट करने का कि यार ये आउटफिट से बचना है, तो इसके लिए क्या करना है, वो एक्चुअली राइट मोटिवेशन था, मोटिवेशन राइट था, बट मेरा जो थॉट अलग था कि यार ये आउटफिट नहीं पहनना है, मुझे तो हीरो के बाजू में नाचना है, इसके लिए क्या करना है, तो डांसिंग और इम्प्रूव करना। तो मैंने उस पे कॉन्सेंट्रेट करना चालू किया, तो वो मेरे को लग गया उसका चस्का कि इम्प्रूव करते करते मैं ब्लॉक में नाचने लग गया, फिर मैं दूसरे कोरियोग्राफर्स के नजर में आने लग गया। ऐसा सोच के नहीं आया था कि कोरियोग्राफर ही बनना है। 16 साल में चालू किया, पैसे अच्छे मिल रहे थे, एज ए डांसर काम कर रहे थे। फिर मुझे उस चीज का नशा होने लग गया, मुझे जब मैं अच्छा डांसर बना तो मुझे लगा कि यार ये आर्टिस्ट बीच में कर रहा है, तो या इसका परफॉर्मेंस, जैसे असिस्टेंट लोग तभी रिहर्सल बताते थे करके और हीरो की तरह गा के वगैरह, तो मतलब ये भी तो सीखा जाए, ये कैसे होता है, तो मैं भी हीरो जैसा बीच में खड़े रहूंगा। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ सब जगह कि जो असिस्टेंट है, जो सारे लोग रिलेट करेंगे, अब नहीं होता वैसा, पहले है ना, जो डांसर्स होते थे उनको प्लास्टिक के कप में चाय मिलती थी, और जो असिस्टेंट होता था उसको कांच के ग्लास में चाय आती थी, और सारे जो सीनियर्स हैं उनको, मतलब सीनियर्स इन द सेंस जो एचओडीज हैं, उनको कांच के ग्लास में आती थी। तो वो एक कि यार ये अगर असिस्टेंट बनेंगे तो कांच के ग्लास में चाय पीएंगे, वो थोड़ा छोटी सी बात है, बट थोड़ा वो एक रुतबा लगेगा। तो वो सीखते हुए तो असिस्टेंट का वो कांच के ग्लास में चाय पीने लगे। अब क्या होता है, वही मैंने बोला ना, मोटिवेशन कॉस्ट्यूम से बचने का था, बट अच्छे डांसर बन गए, यार ये कांच के ग्लास में चाय पियेंगे, तो असिस्टेंट बन गए। अब वो असिस्टेंट बनने के बाद जब मैंने रियलाइज किया कि यार ये तो मतलब ये फील्ड इतना, मैं आज मुझे 17 साल हो गए एज अ कोरियोग्राफर, इंडस्ट्री में मुझे 23 साल हो गए, बट मैंने ये बात रियलाइज की कि ये अभी भी मैं सीख रहा हूँ, ये इतना वास्ट है कोरियोग्राफी, सॉन्ग डायरेक्शन फील्ड। तो वो मुझे अच्छा लगने लग गया, वो सीखना, वो सरोज जी, वैभी मैम, इनके बाजू में खड़े रहना, ये शॉट क्यों लगा है, ये क्यों। तो मैंने उस दौरान जो मेरा मेंटालिटी शिफ्ट हो गया और मेरा फोकस कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। आई वाज 18-19 जब मैं सरोज जी का असिस्टेंट बना, और मेरा मेंटालिटी वहां चले गया कि ये शॉट कैसे लगता है, ये ऐसे क्यों होता है, वो ऐसा क्यों, मैं सवाल काफी पूछने लग गया। तो वो चीज से मैंने रियलाइज कर लिया कि नहीं यार, मुझे तो ये, अब मुझे कोरियोग्राफर बनना है। अब मैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट वाज अ राइट मोटिवेशन व्हिच केम क्रिएटिवली, कॉस्ट्यूम की वजह से नहीं, इंक्लिनेशन हुआ। हाँ, जो राइज हुआ वो असिस्टेंट टू कोरियोग्राफर का, वो नहीं यार ये काम मुझे पसंद है और ये मुझे करना चाहिए। तो फिर मैंने उसमें इंटरेस्ट देना चालू किया, और अर्ली मैंने मतलब ज्यादा ध्यान दिया, तो सीख गया। तो उस दौरान लोग मुझे बोलने लग गए, अरे यार कोरियोग्राफर बनेगा, अगर द डे यू बिकम अ कोरियोग्राफर कॉल मी, they said कि हम तुम्हारे साथ काम करेंगे and all that, and that is what the thing is. I always tell everybody, अरे यार चक दे मिली, बहुत स्ट्रगल किया होगा है, तो that is the only film I didn't struggle for. After चक दे I have struggled a lot. चक दे के लिए मैंने स्ट्रगल, मैं बिगिनिंग में स्ट्रगल नहीं था कुछ किसी चीज का। हाँ नहीं, चक दे मिलने के लिए कोई हाँ। स्ट्रगल नहीं था, क्योंकि मैं वेबी मैम को असिस्ट कर रहा था धूम टू में, हम ब्राजील में थे, वहाँ आशीष सिंह करके ईपी था, और बहुत सारे अलग जो आदि सर वगैरह अभी से मतलब रिहर्सल हॉल में मिलते रहते थे। तो मतलब वो उनको पता था कि ये लड़का असिस्ट क्योंकि कर रहा है। तभी न्यूज जब गया था तो सब लोग हैरान थे, जब हम लोग ने भी सुना था तभी, तो सागर चक दे, शाहरुख खान की गाना, मतलब शाहरुख खान की मूवी वो गाना कर रहे हैं। दैट वाज अमेजिंग फॉर अस, मतलब एक्चुअली ही हैज बिगन, ही हैज अराइव्ड, दैट वाज अ थॉट, हम लोग को सबको वही लगा था। हाँ, मेरे सारे मतलब जो अच्छे वेल विशिंग फ्रेंड्स हैं, उन लोग का यही थॉट प्रोसेस होता है। तो वो मैं उनको असिस्ट कर रहा था। फिर वहां से जब मतलब हम बॉम्बे आए ब्राजील से, तो आदि सर के ऑफिस से फोन आया कि मिलना है आदि सर को, ये वो मिलने गया। तो मतलब ये फिल्म है सागर, ये कर लो एंड ऑल दैट। उन्होंने शायद मैम को भी पूछा, तो मैम ने भी बोला या भाई, मतलब आई डोंट थिंक, इवन शी नेवर हैड एन इशू। तो वो पहली फिल्म वो ऐसे मिल गई कि मतलब उन्होंने बोला कि आप बताओ कि आप ये गाने में क्या देखना चाहते हो, कैसा देख रहे हो। और फिर मैंने वो की पहली, मैंने सोचा कि यार मैं फिल्म करूंगा और मैं वापस से आके असिस्ट करने लगूंगा, क्योंकि ये पहली फिल्म है, उसके बाद में क्या किसी का। दिस इज 2006, बट वो फिल्म बनी और वो इतनी बड़ी हिट हो गई कि चक दे देख के मुझे संजय गुप्ता के ऑफिस से फोन आ गया कि 10 कहानियां करनी है और तुम आ जाओ। तो वो मतलब देन आई स्टार्टेड कि यार आई हैव टू, मतलब देन आई वांटेड टू असिस्ट मोर, ऑल्दो आई हैड असिस्टेड 9 कोरियोग्राफर्स बाय देन बिफोर चक दे। आई वांटेड टू असिस्ट मोर एंड लर्न मोर, बट वो काम मिलने लग गया। और जब one thing is there, whenever I went on the set, even the first day of my life as a choreographer, no, I was
excited. I was never worried. And till date, I have done around 170-75 songs. I am not worried. I am excited. तो वो भी मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे डर नहीं लग रहा है. एक एंजाइटी है, अरे यार कैसे करेंगे शाहरुख खान, ये वो. आज भी शाहरुख खान की बात नहीं है, मतलब कोई भी एक्टर होता है, मेरे लिए वो शाहरुख खान ही है. मतलब मेरे को उसको अच्छा पोर्ट्रे करना है, तो मैं वो, मेरे को एंजाइटी जरूर रहती है, बट आई एम नॉट वरीड. आई नो आई पुल इट ऑफ. तो ये मैंने रियलाइज कर लिया था कि यार काम तो आता है, करेंगे. तो वही चकदे के बाद फिर स्ट्रगल चालू हुआ. तभी ये सब सोशल मीडिया नहीं थी, आप प्रमोट नहीं कर सकते थे. हाँ, हम आप आज अब लोग आपको गूगल करके फाइंड आउट कर लेते. तभी मैं डीवीडी लेके घूमता था सर. ये मैंने, हाँ, शोरील ये मेरा शोरील है, ये मैंने गाने किए हैं एंड ऑल दैट. सो दिस इज, अगर ये तो रहा तेरा कोरियोग्राफर बनने का जर्नी, डांसर कोरियोग्राफर. मैं जिस चीज को लेके ज्यादा इंट्रिग्ड हूं ना, वो मुझे पूछना है. जैसे अपने हर चीज का एक एसोसिएशन होता है, सिंगर्स एसोसिएशन, डायरेक्टर एसोसिएशन. अपना जो एसोसिएशन है कोरियोग्राफर्स का, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन, उसका अभी तक की हिस्ट्री में जो एक यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहा है, वो कैसे हुआ, वो बहुत इंट्रिगिंग है मेरे लिए. क्योंकि वो हिस्सा मुझे पता नहीं कैसे हुआ, वो तब्दीलियां कैसे आई. मुझे पता है, मैं था वहां पर, विटनेस था मैं जब वो हुआ, लेकिन वो हुआ कैसे, और वो होने के बावजूद वो क्या है बेसिकली, वहां के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या काम है, क्या क्या होता है. क्योंकि मेरे ख्याल से उस चीज के बारे में किसी को पता नहीं. कोरियोग्राफर सबको पता है, कोरियोग्राफर का जॉब है गाना बनाना, डिजाइन करना, स्टेज में, मूवीज में, वीडियोज में, एक्सेट्रा, वेडिंग्स में भी. लेकिन एज अ कोरियोग्राफर वो पोजीशन में लेके प्रेसिडेंट रह के तूने क्या काम किया, वो उसमें थोड़ा लाइट डालना. यंगेस्ट का हो जाने का ये इशू है कि मतलब वो एक छोटी सी बात ये है कि क्योंकि मैंने अर्ली स्टार्ट किया, तो आई थिंक जब मैं डांसर ही बना तो आई थिंक आई मस्ट हैव बीन वन ऑफ द यंगेस्ट डांसर की. ये 16 साल का लड़का है और डांस कर रहा है. जब मैं असिस्टेंट भी बना तो सरोज जी का कोई भी असिस्टेंट, मतलब जब कोई बना होगा अदर देन आई थिंक अहमद दा, he has done something more achievable. Ahmed Da became a choreographer at the age of 19. हाँ. So रंगीला. तो मैं वो टाइम पे, मतलब वो अहमद दा के बाद किसी ने वो लेवल अचीव नहीं किया. तो मैं जब उनका असिस्टेंट बना तो 18 में बन गया. मैं कोरियोग्राफर 23-24 के बीच में था तब मैं बन गया. तो आई स्टार्टेड लिविंग माई लाइफ एज अ कोरियोग्राफर. आई स्टार्टेड डूइंग माई सॉन्ग्स. मैंने बहुत उस टाइम भी प्रॉब्लम फेस किए, बिकॉज आज यंगस्टर्स को बहुत स्टेपिंग स्टोन बहुत सारे मिल जाते हैं और वो रिस्पेक्टेड होते हैं कि यंग भी है तो भी क्या हो गया, तो इसने काम सीखा होगा, काम आता है, रियलिटी शोज है, आपको कोई बहुत सारे अलग जगहों से आप अपना फेम ग्रैब कर लेते हो. तो हमारा तो वही था कि आप सेट पे ही जाके मिलते हो, अरे ये तो बहुत छोटा दिख रहा है, ये कर लेगा. ये चकदे के वक्त भी काफी लोगों का ऐसा रहा होगा. तो मैंने वो अपना चालू किया काम करना. फिर when I was 26-27, मैंने अपने यूनियन का कार्ड बना लिया था. और जो वहाँ पे थे जनरल सेक्रेटरी वगैरह, भूपी जी और राजू भाई, लेट राजू भाई, वो एक्सपायर हो गए अभी, जो मेरे पहले प्रेसिडेंट थे. तो वो मुझे पता चला कि यार ये लोग, मतलब ये इंस्टीट्यूशन का पार्ट रहने से आप दूसरे लोगों को भी मदद कर सकते हो. दूसरे कोरियोग्राफर्स की क्या प्रॉब्लम है, आप उसमें हेल्प इंडल्ज करके आप हेल्प कर सकते हो. तो और मेरी मॉम वाज, माय मदर वाज इनटू पॉलिटिक्स. सो बाय डिफॉल्ट ऑफ डूइंग हेल्पिंग अदर्स इन योर फ्री टाइम, आई हैव सीन इट. मतलब मैंने बचपन से अपने देखा हुआ है पेरेंट्स को कि फ्री टाइम में वो लोगों की मदद करते हुए. तो मैंने ये सोचा कि यार गाना तो हम कर रहे हैं, अब 30 दिन बिजी नहीं रहते, फ्री टाइम भी है, तो let me give back the society, to the society, to the choreographers, to the assistant choreographer, my free time to help. तो मैं आया, I didn't directly become the president. I became a committee member first. But वो भी है, committee member भी मैं 2 ही साल था. उसके बाद 28 में मैं joint secretary बन गया. I stood for the election and I won the election. तो मैं joint secretary बन गया. That time I was the youngest joint secretary. Then after that I gave around 8-9 years to the association. मतलब मेरे free time में मैं जाके however I can be helpful to the union and other choreographers, I would do that. And जो तभी कमिटी में थे भी दूसरे सीनियर मेंबर्स, उन्होंने भी देखा कि लड़का इंटरेस्ट बहुत लेता है. तो जब ये प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहे थे राजू भाई, तो उन्होंने सोचा कि ये सही है. और गणेश मास्टर जी भी जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे आने वाले थे. तो गणेश मास्टर जी से भी बात हुई, तो उनको भी लगा कि लड़का सही है प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए. और मोस्टली गणेश मास्टर जी जनरल सेक्रेटरी बन गए थे. और उन्होंने एजीएम के सामने ये बात रखी कि अगर मतलब नया प्रेसिडेंट कोई होगा तो वी शुड गो फॉर सागर. और सारे लोगों ने उस बात पे अग्री किया.
और आई वाज अराउंड 36 37 और मैं आई वाज द प्रेसिडेंट। और मेरे को वो मतलब मैंने बोला ना कि मैंने 8 ऐसे नहीं कि मैं बन गया, मतलब आई हैव गिवन like 8 10 टाइम। years body of work to know the हाँ institution, to know the constitution, हाँ how हाँ। it works, what are right, what there is lot of rule with तो it is। काफी टाइम एंड एफर्ट गया इसके हाँ, पीछे there are सालों। 700 members, उसमें से कुछ 300 350 असिस्टेंट से 300 350 कोरियोग्राफर्स हैं। आपको वो एक बर्ड्स आई पॉइंट ऑफ व्यू से सबका प्रॉब्लम समझना है। जो एक बड़े कोरियोग्राफर का प्रॉब्लम है वो किसी अपकमिंग कोरियोग्राफर का वो प्रॉब्लम नहीं है, उसका अलग प्रॉब्लम है, इसका अलग है, रियलिटी शो वाले का अलग है, टीवी वालों का अलग है, स्टेज वालों का अलग है। तो वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आई हैड टू फॉलो अप एंड आई वाज गुड इन ग्रास्पिंग, तो मेरे को मैं करता गया वो। बट I could have, I did my best as a president, but I just feel that I could have done more because the year I became president was 2019 and then 2020 happened, COVID happened. कोविड। So that was matlab it has been the toughest journey, but yes, my tenure as a president, every member I meet, all the committee members, आज भी अभी तू वहाँ joint secretary है, अर्जुन वहाँ joint secretary है, तो मैंने सारे लोगों से मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सुना है कि यार you did a good job as a president। और वही मैं चाहता था, मैं और आगे बढ़ाना चाहता था। जो मुझे ये उम्मीद है कि जो तुम लोग हो सारे और बाकी भी जो अभी लीड कर रहे हैं एसोसिएशन को, वो सारे लोग अभी और आगे ले जाएंगे एक जगह तक। मास्टर जी का सपोर्ट से मैंने जो भी कर सकता था किया। अब वो हर एक तो आई गिव 12 years टू द एसोसिएशन एंड फिर वो मतलब मैंने रिजाइन भी किया। वो भी एक था कि क्योंकि क्या हो गया कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने लग गई एंड बच्चे मेरे बड़े हो रहे थे। तो Personal- क्या हो गया कि जब मैंने चालू किया तब मेरे बच्चे नहीं थे व्हेन आई केम इन द कमिटी। तो बाद में मुझे बच्चे हो गए, तो क्या हो गया कि मैंने बोला ना फ्री टाइम मैं एसोसिएशन की हेल्प के लिए देता था। नाउ माय किड्स वर ग्रोइंग और मैं फ्री टाइम यूनियन में दे रहा हूँ और अदर देन दैट मैं गाने कर रहा हूँ। तो आई रियलाइज्ड कि यार नाउ आई हैव टू स्पेंड सम टाइम विद माय किड्स, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय फादर एंड दैट इज द रीजन आई टुक अ स्टेप बैक कि आई डिड 12 साल मैंने एसोसिएशन में दिया मेरे, उसमें से 3 साल मैं प्रेसिडेंट था। तो दैट इज द बेस्ट आई कुड डू एंड ऑब्वियसली यू हैव टू लीव, वो हमारे घर की कुर्सी नहीं है, तो आप किसी अच्छे के लिए छोड़ के जाओ जो उस पोजीशन को आगे बढ़ाए। तो मेरे टेन्योर में रिकी गुप्ता वाइस प्रेसिडेंट थे, अभी वो प्रेसिडेंट है, तो आई एम श्योर वो भी कुछ अच्छा ही करेंगे यूनियन के लिए। आप लोग एक बात बताना चाहूंगा मैं, हालांकि मैंने जैसे बोला सागर और मेरे में एक डिस्टेंस आ गया था, मेरा मतलब ये नहीं कि हम लोग लड़ाई झगड़ा या बात करना बंद कर दिए थे, काम हमारा अलग अलग हो गया था। लेकिन इसके बावजूद आज मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर्स का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, वो भी सागर की बदौलत, क्योंकि यही था जिसने मेरा नाम नॉमिनेट किया था वहां पर। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। सोचा मैं ये आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट, नहीं अगर तू नहीं होता तो मैं जाता भी नहीं वहां पर। हाँ मतलब तूने खींचा मुझे वहां। मेरे पहले काफी सीनियर्स रन करते थे यूनियन एंड वही मैंने बोला ना कि वो यंगेस्ट बन गए, तो हम हमेशा वही रियलाइज करते हो कि यार थोड़े यंगस्टर्स और आए और यंगस्टर्स को ना ये ना क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा हार्डवर्क है और ये मतलब इसमें कुछ आप यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट other than respect out of your work, you don't gain any money, इसमें कुछ like social service, it's a social service। तो सारे जो यंगस्टर्स होते हैं ना वो यूजुअली इस चीज में हाथ नहीं डालना चाहते, अरे यार ये मतलब फ्री में कौन जाके काम करेगा ऐसा। तो आई लुक फॉर पीपल कि आई वाज रिजाइनिंग और आई लुक फॉर पीपल कि यार जो मेरे जैसे मेंटालिटी रखते हैं और किसी एक इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई रिकमेंडेड योर नेम यू फर्स्ट, तो पहले आके तूने मुझे यही बोला कि यार मैं तभी हिस्सा बनूंगा जब मैं इस इंस्टीट्यूशन को कुछ दे सकता हूँ, तो प्लीज मुझे समझा कि मैं क्या क्या मैं करूंगा। तो मैंने तुझे बैठ के पूरा बोला कि दिस इज थिंग, और आज 1.5 साल हो गया है, तुम लोगों ने MFCL कर लिया और काफी और चीजें तुम लोग प्रोग्रेस में हो। तो ऑब्वियसली जो मैंने सोचा, जिन लोगों को मैंने रेकमेंड किया वो सही जा रहे, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट फैक्ट। तो मुझे एक सवाल पूछना था, तू एज अ जॉइंट सेक्रेटरी था जॉइंट सेक्रेटरी भी था, तू एज अ प्रेसिडेंट, तूने अपना 3 साल डाला, साथ में गणेश आचार्य जो एक दिग्गज इंसान है, वो एज अ जनरल सेक्रेटरी। तुम दोनों का बॉन्डिंग कैसा था, मतलब वो कैसे क्रिएट हुआ, वो कैसे रिलेशनशिप कैसे रहा, आज तक कैसे चलते आ रहे हैं? मतलब जहाँ तक मैंने सुना तुमने बहुत अच्छा रिलेशनशिप शेयर किया था। है कि अभी भी वैसा ही रिलेशन है। मतलब
देखो हमारे लिए तो आदमी लेजेंड है। मैं जब स्कूल में था ही वाज डूइंग कोरियोग्राफी। Yeah. आई डोंट थिंक, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टू एनी अदर कोरियोग्राफर, बट आई डोंट थिंक कि उस टाइम से जब उन्होंने स्टार्ट किया तब से लेके अब तक वो काम कर ही रहे हैं, और वही पोजीशन पे है। वही पोजीशन पे है। तो ये और वो हमेशा मुझे बोलते हैं, सागर डांस करते रहना, डांस मत बंद करना, और सीखते रहना। you should-" मतलब डांसिंग करती विद्या है। करती विद्या, हाँ, करती, सरोज जी का ये वर्ड है कि वो डांसिंग जो है करती विद्या है। तो डांसिंग करते रहना, तो उनका पहले से, एक तो उनका स्टैचर जो है ना, वो आके जब वो रूम में घुस जाते हैं तो आपको लगता है, ये अगर आप नहीं भी जानते हो ना उनको, तो आपको लगेगा ये आदमी कुछ तो होगा, ये कोई बड़ी चीज है। तो उनके सामने ऐसे ही उनका एक ऑरा है। तो मैं उनका फैन तो था ही एज अ कोरियोग्राफर। जब मैं इंडस्ट्री में एज अ डांसर, पहला शूट मैंने उनका ही किया है, 400-500 डांसर थे, उसमें से मैं एक डांसर था। तो उनसे मैंने कभी, मतलब मेरी उनसे हाय हेलो सर कैसे हैं आप, ऐसे नहीं हुआ है। जब भी मिले उनके पाँव पड़ा, रिस्पेक्ट दिया, और वो मुझे जानते भी नहीं थे कि मैं कौन हूँ, क्या, मतलब उनको कुछ भी आइडिया नहीं था, वो अपने काम में इतने बिजी रहते हैं। बट हम ही गए थे स्टार्ट में उनके पास कि जब कि आप जनरल सेक्रेटरी, आप आ जाइए पोस्ट पे, जब मैं कमेटी में था तब। तो वो आ गए, उनको बाकी लोगों ने बोला कि सागर सर ये यंग लड़का है और ये काफी यूनियन के बारे में जान रखता है, मतलब जानकारी लगता है, तो ये प्रेसिडेंट हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट यही होगा। तो सारी चीजें जब हुई और हम साथ में यूनियन चलाने लग गए, तो करते करते वो काम, यूनियन के लिए काम करते करते हमारा बॉन्ड बढ़ते गया, क्योंकि उनका भी यही एक वो हमेशा मुझे बोलते थे, मैं उनको, वो हमेशा हंसते हैं, मैं बोलता था मास्टर जी ऐसा करेंगे तो बैकफायर हो जाएगा, क्योंकि यूनियन की बहुत सारी चीजें ना आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए करनी पड़ती है। तो वो हमेशा मुझे बोलते, सागर मुझे एक बात नहीं समझ आती कि किसी का अच्छा करने में क्या बैकफायर हो जाएगा, ऐसा। और वो आदमी इतना बड़ा है कि ना लोग उनपे, मतलब चाहते, जो बड़ा आदमी होता है ना, लोग चाहते हैं कि इसका कुछ गलत हो जाए, उसका कंट्रोवर्सी बन जाए, ऐसा। तो मैंने अपने काम के साथ-साथ मैं उनको भी, मतलब बोलते रहे मास्टर जी ये नहीं करते, वो करते। उन्होंने भी एक पॉइंट पे रियलाइज़ किया कि नहीं, ये बात तो ये लड़का सही बोलता है। और फिर उनको भी पता चला कि ये इसका काम एज़ अ प्रेसिडेंट भी सही है, कोरियोग्राफर भी ठीक-ठाक ही है ये। तो हमारा, और मैं उनको एज़ अ कोरियोग्राफर ही जानता था। मैं उनको जब एज़ अ पर्सन जानने लग गया कि वो लोगों की इतनी मदद करते हैं, कितने लोगों के बच्चों के स्कूल के फीस जाते हैं, मेडिकल हेल्प जाता है उनके वहाँ से, तो मेरा भी उनकी तरफ एक रिस्पेक्ट बढ़ गया। और मैंने उनको एक बात बोली कि मास्टर जी आपके जैसा कोरियोग्राफर बनना तो बहुत मुश्किल है। 30-35 इयर्स टू बी ऑन द सेम प्लेस, अचीव दैट काइंड ऑफ सक्सेस। बट मैं कोशिश करके लाइफ में आपके जैसा आदमी बनना चाहूंगा। वो इतना बड़ा आदमी है, बट उसके उसके ऑफिस में जाके या उनके घर पे आप चले जाओ किसी रिक्वेस्ट से, वो किसी को ना नहीं बोलते हैं किसी बात के लिए। और वो कितने भी स्ट्रेस में हो, हम सोचते हैं ना, अरे यार ये बहुत बड़ा कोरियोग्राफर है, ये बिजी होगा यार। वो कितने भी स्ट्रेस में हो, कोई भी, मैं नहीं, कोई भी उनको अगर किसी मदद के लिए फोन कर ले, उन्होंने मिस कर दिया वो कॉल, ही विल सी टू इट दैट ही विल कॉल यू बैक। और मैंने नहीं सुना आज तक किसी आदमी को, कोई मेरे को आके बोला यार मैंने मास्टर जी से ये मांगा और नहीं मिला। उन्होंने वन साइडेडली 8-9 लाख रुपया डोनेट किया था कोविड के टाइम में, सिर्फ हमारे यूनियन में, और बहुत उन्होंने किया बाहर भी, बट सिर्फ हमारे यूनियन में उन्होंने 8-9 लाख रुपए डोनेट किए थे। उन्होंने, उनकी माताजी ने, उन्होंने बाहर से भी अरेंज कराए काफी पैसे। तो दैट, मतलब वो बॉन्ड इसके लिए बढ़ गया कि वो भी अच्छा करना चाहते थे, मैं भी अच्छा करना चाहता था। मैं तो उनके आगे बहुत छोटी चीज हूँ। अगर वो मुझे अपने छोटे भाई जैसा या स्टूडेंट जैसा, वो जो भी मुझे मानते हैं, मेरे लिए वो भगवान जैसे ही है। एज अ कोरियोग्राफर, एज अ पर्सन, उनका ओहदा बहुत ऊपर है। अभी रिसेंटली मैंने एक गाना भी डायरेक्ट किया, जिसमें मास्टर जी ने एज ए लीड किया है, उन्होंने, काफी हिट हुआ वो गाना। तो यही है, मैं उनके पास गया, मास्टर जी कर लो आप, उन्होंने ना नहीं बोला, कर लिया, मैंने भी फायदा उठा लिया उस बात का। तो बॉन्ड है यार, हमारा अच्छा बॉन्ड है, भगवान करे किसी की नजर ना लगे। मैं वो आदमी से सच्ची में बहुत, मतलब दिल से प्यार करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो इस तरीके से हमने यूनियन चलाया। उनको भी वो भी बहुत बिजी थे, तो उनको भी रिजाइन करना पड़ा। मैं भी था, तो मुझे भी रिजाइन करना पड़ा। तो बट आज भी हम यूनियन के साथ हैं। हम लोग, मतलब एमएफसीएल में भी हम लोग दोनों आए थे, और हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूनियन को पूरी तरीके से। अच्छा, मेरा अगला सवाल जो मेन मुद्दा है बेसिकली अपना चैट शो का, देखिए हर इंसान का ना कुछ इंटरनल इश्यू होता है, कुछ ना कुछ इमोशनल सफरिंग से वो गुजरा होता है लाइफ में। तो तू ये पोजीशन पे पहुंच गया अभी, और भी जाएगा तू आगे। तो तेरा कोई ऐसा इमोशनल सफरिंग रहा है जिसने तुझे रोका हुआ था कभी लाइफ में,
किसी चीज का रेस्ट्रिक्शन, मतलब फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेस, वरी, एंगर, ईगो, कोई भी टाइप का एक इमोशनल बोलते हैं ना, एक ओवर थिंकिंग, ऐसा कोई एक इमोशनल सफरिंग रहा है कि तुझे वो कुछ करने नहीं दे रहा था या कहीं कहीं तुझे रोक रहा था, ऐसा कुछ तेरे साथ हुआ है? क्योंकि बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है और ये आदमी खुल के बात नहीं करने का। राइट राइट बेसिकली ये साइकिक अप्रोच है मेरा इस राइट शो के जरिए बताने के लिए कि एक इंसान सर्टेन पोजीशन पे आने के बावजूद भी वो प्रॉब्लम रहा होगा उसको पहले, आज वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अंदर कहीं है। जैसे मेरा भी है, मेरा एंगर इश्यूज है, मेरा ईगो इश्यूज है, बट वैसा नहीं है, बट वो है, कहीं ना कहीं निकल आता है। तो हम अभी उसको डील कर रहे हैं, मतलब वो बैकफुट पे। तेरा ऐसा कुछ रहा होगा तो जो तू बताना चाहता है, और तूने कैसे उसको चैनलाइज किया अगर वो इश्यू था भी, और कैसे अपने लाइफ को तूने प्रोसीड किया, बेसिकली पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अप्लाई किया और कैसे लेके गया अपने आप को तू आगे, थोड़ा वो शेयर करेगा तो अपने साथ अगर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इमरान, ये हाँ। पहले कभी मुझे किसी ने नहीं, बट क्या है ना कि मेरा मेरा जो जो इमोशनल बॉदरिंग है या जो भी मुझे तब हुआ अब हो रहा है, और कुछ चीजें होती है जो आपके साथ मतलब वो आपके कैरेक्टर में है, वो चले जाना, वो जाता नहीं, आप उसको एज एन एक्सपीरियंस, एज कभी कभी अपने मैच्योरिटी को भी आप नहीं उसको, पता, हाँ हमको भी नहीं पता चलता हमें वो खामी हाँ है, खामी है, प्रॉब्लम और है। आप उसको डाइल्यूट कर सकते हो। तो खामी तो नहीं, मतलब मेरा एक तो एक इमोशनली मेरा बहुत वियर्ड सा एक ये है, आई डोंट नो वेदर दिस रिलेट्स। एक जो मैंने प्रॉब्लम फेस की वो बहुत अजीब सा प्रॉब्लम है। यूजुअली क्या होता है कि हम स्ट्रगल करते आते हैं, और सबका जो आप अंडरडॉग स्टोरी सुनोगे कि ये यहाँ से आया और फिर उसने अचीव करके आज इतना, किसकी हर एक की एक कहानी है ही। कहानी है ही ऐसा। और यूजुअली 90% टाइम ना वो रिस्पेक्टेड इसलिए होती है कि वो, नो डाउट मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ कि कमिंग फ्रॉम नथिंग एंड अचीविंग समथिंग इज अ बिग डील। तो वो सबको बहुत ये करता है कि अरे फलाना आदमी यहाँ से आया और आज देखो उसका खुद का घर है, गाड़ी है, और वो अट्रैक्ट इंडस्ट्री वही में करता काम करता है। अब मेरा इमोशनल बॉदरिंग बहुत वियर्ड है, और जो मैं किसी को बोलता भी था, अरे ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा होता था कि मेरे पेरेंट्स वेल टू डू थे, बाय गॉड्स ग्रेस ठीक ठाक करते थे उन लोग। और जब मैं इंडस्ट्री में आया तो ऐसा नहीं था कि ये मत करो वो मत करो ऐसा। तो मैं इंडस्ट्री में आ गया, मैं डांसर बन गया और मैंने काम करना चालू किया। तो मैं जब डांसर भी था तो मैं गाड़ी में आता था, मतलब क्योंकि छोटा था तो पेरेंट्स ने ड्राइवर दिया हुआ था, तो जहाँ भी शूटिंग होती थी मैं गाड़ी में, और यूजुअली डांसर्स ट्रेन में आते थे एंड ऑल। तो बट मुझे वो फील्ड पसंद था, तो मुझे वो सीखना था। तो मुझे काफी वक्त काम इसलिए नहीं मिलता था तब कि यार ये तो मतलब ही इज वेल टू डू, तो हम इसकी मदद कर देते ना, ये तो बेचारा कल्याण से आ रहा है, हाँ, दूर से आ रहा है, दूर से आ रहा काम है। नहीं मैं डांसर बेटर हूँ, मेरिट पे हूँ मैं, अगर मैं डांस अच्छा कर रहा हूँ और मैं 10 दिन रिहर्सल पे आ रहा हूँ और सब कर रहा हूँ। बट ये क्योंकि वो मैं उनको डिसरिस्पेक्टफुल भी नहीं हूँ, बट मैं एक बात बोल रहा हूँ कि बीइंग अ लिटिल वेल टू डू आल्सो कैन बॉदर यू। तो मेरा काफी शूटिंगों में रिहर्सल के बाद नाम नहीं होता था, क्योंकि यार ये तो ठीक ठाक कर रहा है, तो इसको काम की जरूरत नहीं, उसको है, जरूरत नहीं है उसको। तो ये चीज मैंने बहुत डील की, मतलब असिस्टेंट बनने के बाद भी, कि मतलब काम नहीं मिल रहा। कभी कभी मैंने किसी ने मुझे बुला लिया, अरे सागर मार्केट में फैल गया कि ये अच्छा असिस्टेंट कोरियोग्राफर है, तो मुझे किसी ने असिस्ट करने बुला लिया उसके पहले दूसरे गाने में, मैं कर रहा हूँ, और फिर उसने मुझे पेमेंट ही नहीं दिया, और फिर मुझे बैठ के बोला, अरे यार तेरे को पेमेंट की क्या जरूरत है, क्या बात कर रहा है यार, इतना गाड़ी वाड़ी है तेरे पास, वो अरे गाड़ी है तो पेट्रोल तो उसमें भरना ही है, और गाड़ी भी वो माँ बाप का दिया हुआ नहीं, है। वो सब अलग बात है यार, गाड़ी पेट्रोल, अरे आदमी तो काम कर रहा है, हाँ, उसका तो आप उस पे ध्यान दो ना, मैं भी वही स्ट्रगल कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं गाड़ी में आता हूँ तो मेरा, जब मैंने डांस चालू किया था तभी 800 रुपए मिलते थे पर डे। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं गाड़ी में आ रहा तो मुझे 1500 मिल रहे हैं, तो इसको लेंगे तो इसको 800 उसको भी मिल रहे हैं, 800 मुझे भी मिल रहे हैं, और मैं भी उतना ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, हार्डवर्क कर रहा हूँ, धूप में खड़ा हूँ, सारी चीजें। ऐसा मेरे को कुछ स्पेशल नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है ऐसा। तो वो एक मेरे को बहुत, मतलब मेरे पेरेंट्स का जो वेल टू डू एक ये था, वो मुझे बॉदर करने लग गया। मैं ऐसा सोचता था, शिट यार मुझे भी मतलब बहुत तकलीफ होनी चाहिए थी तो मुझे ये काम मिल जाता। तो वो एस्पेक्ट से मुझे बहुत गुजरना पड़ा, और वो मतलब बहुत अजीब सा है। किसी को बोलता भी हो तो अरे यार ये क्या स्ट्रगल ये है कि काम सच्ची में नहीं मिलता था। 10 दिन शूटिंग करने के बाद अगर आपका नाम ही ना हो, रिहर्सल करने के बाद नाम ही नहीं है बोर्ड में, अरे यार उसको डाल दो, वो बेचारा तकलीफ में है। एक बड़ा कोरियोग्राफर है, वो पिक्चर बना रहा था, तो उसके वहां ऑडिशन करके सारे लोग वो फिल्म में जा रहे थे, तो मेरे को तो अरे तू ऑडिशन से बाहर असिस्टेंट लोग, अरे तेरे को क्या जरूरत है, जा रहे, और कुछ 30,000 या 50,000 रुपया पर मंथ मिलने वाला था वो प्रोजेक्ट के लिए। हाँ तब
तो मैं बोला यार ये कर लेते हैं ऐसा, अरे कहाँ भाई मौका ही ना मिले, आते ही और मतलब मेरे को देख के बाकी सारे डांसर लोग, तो वो मुझे वरी करने लग गया था कि मैं इनके टीम में रह के भी क्यों मुझे वो नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली लोगों को परसेप्शन था कि ये वेल टू डू फैमिली से आता है, इसको जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली तो वो काम नहीं देखा जा रहा था ना, मेहनत देखी जा रही थी। राइट बट इसको जरूरत नहीं है किसी और को ले लेना, भले वो करे नहीं करे ठीक से। I have struggled more than any choreographer, any assistant or the dancer, क्योंकि मैं भी वाशी से आता था, मैं भी वो सीखता था, मैं घर जाता था, फिर मैं वीक था वाशी, हाँ पहले तो जब मैंने आना चालू किया पेरेंट्स को मेरे पता नहीं था, तो मैं भी ट्रेन से आ रहा था, ट्रेन बदल बदल के आ रहा था। जब मैंने मतलब ये बना लिया कि नहीं मुझे ये करना है, तो 3 ट्रेन बदलने पड़ते थे, कुर्ला टू नहीं दादर, तो ट्रेन वडाला या तो दादर वाला या वडाला वाला, तो वडाला और वडाला से फिर अंधेरी और फिर लास्ट ट्रेन ये वो, तो मैंने वो झेला। फिर मेरे पेरेंट्स ने रियलाइज कर लिया कि इसको इधर इंटरेस्ट आ गया है तो इसको करने दो, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। और वो गाड़ी भी ना मतलब ऐसा नहीं था कि गाड़ी में आए जा रहा है, अब किसी दिन गाड़ी खाली है ना तो उस दिन गाड़ी में अरे बेटा आज ले जा गाड़ी, ऐसा। तो हम गए गाड़ी में, अब वो क्या है वो 2-4 बार लोगों के नजरों में पड़, मैं बाद में जानबूझ के ऐसा करने लग गया था कि गाड़ी उधर खड़े रहे, मैं बाद में आता हूँ कि ऐसा। एक मेरा दोस्त ऐसा भी था, शायद तू जानता होगा उसे, वो उसको किसी ने बोला कि अरे ये गाड़ी में आता है ऐसा वैसा, तो वो रिहर्सल हॉल के बाहर रुका ये देखने के लिए कि वो मेरे को देखना है कि ये साले की गाड़ी वाड़ी कुछ आती भी है कि खाली बकेट ही फैला हुआ है इसमें। और सच में एक गाड़ी आई तो उसके बाद हाँ जानता है ना तो गणेश ही होता ना। हाँ पप्पू अपू ना, अबे तू नहीं था क्या? मेरी बात कर, मैं ही भूल गया। तो गाड़ी है इसके पास ऐसा वैसा ये हो, क्योंकि डांसर तो हमारे से खराब है ये। सत्यम के बाहर का सीन था। सत्यम नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ था रे, ये वाला हॉल जहाँ गणेश का नहीं करने का क्या, कहीं तो था, वसंत नहीं रे, एक हॉल था वो बंद हो गया। समीर some hall it was, I remember this, so you waited कि नहीं I want to see नहीं सत्यम था राइट क्योंकि गाड़ी घूम के आई ऐसा सत्यम था। हाँ तो अच्छा, ये तो जो तूने प्रॉब्लम फेस किया, ये तूने चैनलाइज कैसे किया आगे? ये तो हर बार बॉदर करता होगा ना, क्योंकि हर बार होता होगा ये। तो इसको तूने चैनलाइज कैसे किया? मैंने ये कर लिया कि मैं ना क्या हो गया कि डांसिंग टाइम तक ये बहुत ज्यादा, डांसिंग असिस्टेंट टाइम तक ये बहुत ज्यादा नजरों में पड़ता था। तो मैंने एक पॉइंट पे ना आके मैंने एक बाइक ले ली, और यंगस्टर्स को बाइक चलाना पसंद है, और मैंने वो गाड़ी से, और ये मेरा मतलब एक मेजर डिसीजन था कि मैं ये लग्जरी अवॉइड कर देता हूँ सो दैट आई बिकम अ पार्ट ऑफ द क्लान, नॉर्मल पर्सन, और मेरे को जो नहीं जानते हैं वो ये नजरों से ना देखें। तो फर्स्ट बिगनिंग फ्यू इयर्स के बाद अंधेरी में एक घर था हमारा माडा में, तो वहां पे शिफ्ट होने के बाद मैंने वाशी से मैं शिफ्ट हो गया अंधेरी, और मैंने एक बाइक ले ली। तो मैंने वो इसको ऐसे किया कि मैं बाइक में जाता हूँ और लोगों को पता नहीं चलने, तो मैंने बहुत वो अवॉइड किया उसको। और ये एक एस्पेक्ट है इस बात का। और रही बात वो ओवर थिंकिंग की, जो हम अपने अंदर ही होता है खामियां जो हमको पता नहीं होती, तो ये तो मतलब मेरे अंदर पहले से ही था ये, और मेरे को लगता है ये बहुत सारे लोगों में होता है। मैं मतलब इसके लिए मैं यूनियन में प्रेसिडेंट भी बना या ये, क्योंकि मैं वो ओवर थिंकिंग ना, उसके 2 एस्पेक्ट है, आप उसको नेगेटिव भी ले सकते हो, आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हो। तो अगर आप उसको नेगेटिवली लो, अरे यार मैं तो कितना सोचता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, अरे ये तो गलती हो जाएगा, मैं इतना सोचता हूँ कि वो गलती हो जाता है ऐसा, और उसको पॉजिटिव, मेरे लिए मैंने उसको पॉजिटिव बना दिया। मैं इतना ओवरथिंक उसको कर लेता था कि कोई गलत होने वाला हो, और ये बात के बहुत सारे मेरे यूनियन के जो फेलो मेंबर्स थे वो गवाह है कि मैं इस लेवल पे ओवरथिंक करता था कि लोग बोलते थे अरे यार ये थोड़ी होगा, और वो होता था। तो उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, तो आप उसको राइट वे में चैनलाइज कर दो कि यार ये डिसीजन हम ले रहे हैं, इसके आगे 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 क्या 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 हो सकता है। आई थिंक दैट इज व्हाई आई वाज द प्रेसिडेंट आल्सो, दैट आई यूज्ड टू लुक फॉर अ विजन दैट इज अहेड, कि आगे क्या गलत हो सकता है। सो दैट 2-3 कदम आगे की सोच लो आप। तो इसके लिए ना आई थिंक ओवर थिंकिंग इज अ गुड थिंग, जब तक आप उसको मॉडरेटली आप उसको रखो ना, तो वो बेस्ट है। वो मतलब अभी मैं आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम माय मदर इन लॉ। आई लॉस्ट हर बिकॉज ऑफ कैंसर, एंड शी हैड कैंसर, एंड डॉक्टर्स टोल्ड अस कि 6 महीने में एक्सपायर हो जाएंगे, और वो 4 साल जी वो।
उसके बाद डिटेक्ट होने के बाद अच्छा। थर्ड स्टेज में, क्योंकि उनका ये था कि उन्होंने ओवरथिंक नहीं किया, उनका वो अपनी लाइफ जीते गई, और एक पॉइंट पे आके हम उनका कीमो वीमो कर रहे थे, एक पॉइंट पे आके उन्होंने बोल दिया बेटा अब डोंट डू दिस, एंड आई एम टेलिंग यू अ डे बिफोर शी डाइड वी हैव स्पोकन टू हर, शी वाज अ ओवरथिंकर, बट शी सॉ कि अभी मेरे को कुछ भी करके मैं बच नहीं सकती हूँ, सो वॉट एवर राइट शी कुड डू शी डिड। आप एक आदमी जो बीमार हो जाए ना, उसका ओवर थिंकिंग, आप कम उम्र में भी बीमार हो जाओ ना, आपको लगता है कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो टिक जाए, तो आपको जिसको जिसको भगवान ना करे जिसको कोविड हुआ, वो तो सोचता है कोविड हो गया मैं मरने वाला हूँ। आधे लोग ना ओवर थिंकिंग में मर गए, ओ शिट मैं कोविड हो गया, मेरे को कोविड हो गया, अभी मेरे को ये हो जाएगा, अभी मेरे को तो डायबिटीज भी है, पैनिक में मर गए आप उसको राइट वे में चैनलाइज कर दो कि आप वो ओवर थिंकिंग को डालो कि नहीं यार लेट मी टेक, आप ओवर थिंक ऐसे भी तो कर सकते हो, मैं दवाई लूंगा और मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा और मैं ये करूंगा और मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो मैं आप ओवर थिंकिंग हमेशा आप नेगेटिव करते हो, तो ओवर थिंकिंग आप अगर पॉजिटिव करो तो वो तो बेस्ट चीज है। मैं एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी चैनल ऐसे ही किया था, मेरा भी ओवर थिंकिंग का बड़ा प्रॉब्लम था। हाँ, तो बेसिकली आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है, चैनलाइजिंग, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप में या कोई भी एक इमोशनल सफरिंग है जो भी होगा, उसको चैनलाइज करना इन अ पॉजिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सागर ने अभी कहा, इसको भी मेरी तरह ओवर थिंकिंग करने की आदत थी, अभी भी है, लेकिन ये कैसे करता है, उसी चीज को 2-3 कदम आगे सोचता है कोई भी प्रॉब्लम को लेके। तो थिंकिंग तो कर ही रहा है जो पहले भी करता था, लेकिन अभी इन अ क्रिएटिव मैनर आगे के सोच के प्रोडक्टिव वे में सोच रहा है, दिमाग वैसे ही चल रहा है, बट उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। इज दैट राइट? राइट, परफेक्टली सेड। तो बेसिकली अपना कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा चला सागर। अब एक पॉइंट पे मैं आऊंगा, अभी तो तू ये यंगेस्ट आई थिंक अचीवर है, रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो अभी भी बता, अभी जो तू काम करता है, तो अभी भी तुझे उसी तरह के, क्योंकि तूने जैसे एकदम यंग एज में शुरू किया था, तभी तो तुझे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, क्योंकि सडनली तो नया है, तो फ्रेश है, जो टेक्नीशियंस है उनका देखने का नजरिया अलग होता है, जैसे तूने बताया ये कर पाएगा कि नहीं। तो अभी ये पोजीशन पे आके आज भी किसी चीज का तुझे सामना करना पड़ता है एज अ टेक्नीशियन, एज अ कोरियोग्राफर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन तुझे मिलता है, तू कर पाता है, या कोई चैलेंजेस फेस करता है ऑन अ डेली बेसिस और हर प्रोजेक्ट में तो होता है, तो कैसे, और वो उसको तो कैसे डील करता है? अभी पहले क्या होता था ना कि जब मैंने पहले चैलेंजेस, तो बेसिकली तो ये आंसर है कि चैलेंजेस तो मैं अभी भी फेस करता हूँ, जो मैंने और जैसा हम सोचते हैं ना लाइफ में कि ये कर लेंगे तो, अब जैसे स्कूल में सोचते हैं कि कॉलेज में चले जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉलेज में सोचते हैं कि जॉब कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट वो जैसे जैसे आप जाते हो तो वो चीज के प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं। तो मैं जब कोरियोग्राफर बना तो मैंने ये सोचा नहीं था कि यंगस्टर्स को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि लोग, और उस टाइम पे था भी, उस टाइम पे कोई मतलब सारे जो कोरियोग्राफर्स थे वो 35-40 ये एज पे आके कोरियोग्राफी स्टार्ट करते थे। तो मेरे को पता, मतलब हमने सोचा नहीं, हमको काम आ गया, ऑफर आ गया तो हमने कर दी, पिक्चर हिट हो गई, गॉड्स ग्रेस भी था उसमें। तो तभी मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया कि अरे यंगस्टर। अच्छा, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा ये था कि मैं जब सरोज जी मैम के साथ में, वैबी मैम के साथ में, बाकी सारे भी जो मेरे मेंटर्स हैं, राजीव, पोनी, गोपी जी, लॉन जी, जो भाई, ये सारे लोगों के साथ में जब मैं काम सीख रहा था, तो मेरा ऐसा था कि मैं टेक्निकली थोड़ा शार्प हो गया था। सारे लोग भी मुझे बोलते थे, मेरे फ्रेंड्स, और मुझे भी ऐसा लगा, और मुझे बड़ा इंटरेस्ट था टेक्निकलिटीज में, शॉट कैसा लग रहा है, क्या कैमरा है, ये वो। तो मैं हमेशा से चाहता था कि मैं जैसे राजू खान सर है, तो उनका हमेशा बोला जाता है इंडस्ट्री में कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नीशियन, तो मैं उनको बहुत फॉलो करता था। तो मैं चाहता कि मैं इनकी जैसा टेक्नीशियन बनूं, कि मेरी ये वाली इज्जत हो कि यार ये कोरियोग्राफर तो अच्छा है बट ये टेक्निकली बहुत शार्प है। तो जब मैं चाहता था कि मुझे मेरी पहली फिल्म ऐसी मिले जिसके लिए मैं टेक्निकली जज किया जाए, मुझे कि यार ये टेक्नीशियन के साथ है। तो वो जब मैंने चक देखी तो एक्चुअल में मैंने टेक्निकली पूरा वो गाना शूट किया एज ए सॉन्ग डायरेक्टर, बट सब ये बोलने लगे अरे तो बच्चा है, इसने थोड़ी किया होगा, वो तो उसने किया होगा, वो तो शिमित ने किया होगा, ऐसा। तो वो एक बड़ा मुझे ऐसा वो चैलेंज आ गया कि अरे मैं तो देन ऑल द आई वाज डूइंग डांसिंग नंबर्स आल्सो, मैं आईफा नॉमिनेटेड हुआ 10 कहानियां के लिए, बट मैं ना ये सारे गाने करते हुए ना मैं प्रूव करना चाहता कि अरे नहीं, टेक्निकली आई एम गुड, टेक्निकली नाउ आई हैव रीच्ड अ पॉइंट कि आई मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स नो दैट आई हैव डन are more screenplay related sad song. I've done lot of dancing numbers, but I have around 40-50 of situational songs.
और कहाँ भी किसी भी कोई सिचुएशन सॉन्ग आता है तो वो मुझे मिल जाता है। नाउ अब पहले मैं ये फेस कर रहा था कि अरे ये छोटा है छोटा है छोटा है, तो मैं ये पॉइंट प्रूव कर रहा था कि नहीं नहीं छोटा हूं मैं, बट मुझे आता है आता है। अब हो गया उल्टा। अब 17 years डाउन द लाइन, अब मैं कोई सेट पे जाता हूं तो अब आई एम वन ऑफ द सीनियर कोरियोग्राफर, सीनियर टेक्नीशियंस ऑन द सेट। बट आई एम सॉरी टू से देयर आर सम, अभी जो नया जनरेशन है ना, वो क्या हो गया, हम लोग को तो झक मार के काम सीखना ही पड़ता था, कुछ यूट्यूब नहीं कुछ नहीं ना, जो आपने देखा बॉस को देखा, फिल्मों में देखा, गलत किया तो गलत आ गया वो, है ना। अब क्या हो गया है कि किसी ने यूट्यूब देखा, उसका रेफरेंस बना दिया तो वो कोरियोग्राफर बन गया, वो डायरेक्टर भी बन गया, डीओपी आया तो उसने, अभी वो फोन्स आ गए सारे तो ऐसा कर दिया, वो लाइटिंग वाइटिंग का कुछ नॉलेज नहीं है ऐसा। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, आई यूज्ड टू ट्रस्ट यंगर पीपल, क्योंकि मेरे को पता है यार, मैं खुद यंग आया था, कोई मुझे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, तो आई ट्रस्ट यंगर पीपल। बट अभी मेरा ट्रॉमा दूसरा हो गया, नाउ द यंगर लॉट ऑफ सम टेक्नीशियंस आर कमिंग इन, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड बाय सम कोरियोग्राफर्स, नॉट ऑल, सम आर वेरी टैलेंटेड। जैसे आई एम अ बिग फैन ऑफ विजय गांगुली, ऐसा नहीं बोल रहा अरे यार ये कोरियोग्राफर है तो दूसरों को उल्टा सीधा बोलते, नहीं नहीं, मुझे विजय गांगुली के गाने बहुत पसंद है, ऑल्दो आई डोंट नो हिम ओनली, ना वो मुझे जानता है ना मैं उसे जानता हूँ, बट मुझे उसका काम पसंद है। हमारे टाइम, मेरे टाइम डांसिंग टाइम का कोरियोग्राफर है आदिल शेख, आई लव हिज वर्क, आदिल इज ब्रिलियंट एट व्हाट ही डज, तो आई लव वाचिंग हिज सॉन्ग। बट देयर आर सम यंगर जनरेशन दोज हु आर कमिंग इन, जिन लोगों ने सीखा ही नहीं है, आता नहीं है, वो सेट पे पहुंच गए, उनके गाने खराब लग रहे हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोरियोग्राफर्स, देयर आई हैव कम अक्रॉस डायरेक्टर्स, एक डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा था, यू हैव टू हियर दिस, उसने बोला रोल कैमरा एक्शन, और दो एक्टर्स का शॉट चल रहा था, एक होता है ना गानों के बीच में एक सीन शूट हो रहा है, तो उसका सीन शूट हो रहा है, उसने बोला एक्शन, और शायद किसी एक एक्टर ने गलत डायलॉग बोल दिया, और फिर भी उन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना टेक कर रहे हैं, बाद में अगर डायरेक्टर कट बोलेगा तो रुक जाएंगे, वरना उन लोग ये कर रहे हैं। दिस मैन वॉक्ड इनसाइड द फ्रेम, और वो एक्टरों का सीन चालू था, दो जन का, वो लोग ऐसा डायलॉग बोल रहे हैं, और वो बांस से आके टैप कर, सर आपको है ना, वो द कैमरामैन लुक लाइक दिस, तेरे को कट बोलना है, फिर जाके एक्टर को समझाना है, पहले घुस गया वो फ्रेम में घुस के डायरेक्ट उनका सीन चल रहा है, वो बात, सर वो कैरेक्टर में ऐसा कर रहे हैं, हाँ सर, वो शॉक हो गया कि मतलब ये इधर कैसे आ गया, और उसके बाद वो पीछे आया वापस, और उसने बोला ओके सर आप समझ गए, और ओके रोल कैमरा, तो कैमरामैन गोज इट्स ऑलरेडी रोलिंग, यू हैव टू से कट। So imagine somebody is being funded to make a film who doesn't know the basics of directing a thing, and then there are some DOPs जो मतलब आ रहे हैं और इन्होंने काम ही नहीं सीखा है, तो I don't see, you can learn something from an institution, but you should always come and take practical knowledge of it on the field. On the field, हमको स्कूल very में much भी required. स्कूल में भी हमको कराते थे, साइंस प्रोजेक्ट्स कराया, फिर प्रैक्टिकल कराते। फुटबॉल भी आपको टूर्नामेंट के पहले वो आपस में खेलने लगाते हैं, हाँ। आप रेसलिंग करो, कुछ भी फील्ड, आप कितना भी उसको टेक्निकलिटी समझ के आ जाओ, आपको उसका प्रैक्टिकलिटी नॉलेज बहुत जरूरी है, आके समझना बहुत जरूरी है। एंड नाउ दीज पीपल आर मेकिंग दिस मिस्टेक्स, दैट इज व्हाई यू सी फ्रॉम, आई एम टेलिंग यू पास्ट 3-4 years, अभी भी किसी को बात करो तो कोई बता रहे ढोला रे ढोला, अरे यार व्हाट अ सॉन्ग, अरे वो वाला गाना, अरे वो क्या गाना कहता, अरे वो गणेश मास्टर जी का वो गाना, वो क्या गाना है ना, गणेश हेगड़े का वो गाना, वो क्या गाना है, वो क्यों है भाई, उन्होंने अपना जान डाल के सीख के वो किया है। अभी कोई मेरे को एक कोरियोग्राफर का बोल दे कि अरे वो वाला गाना बहुत ब्रिलियंट था, अभी भी मार्क नहीं छोड़ रहा है, आप भूल जाते हो गाने को, यू कम इन द फील्ड, यू आर ट्राइंग टू बी गणेश आचार्य, यू आर ट्राइंग टू बी सरोज खान, Saroj Khan didn't come trying to be somebody else. Ganesh Acharya didn't come trying. They came, they made their own mark. You want to become, you become Imran. I want to become, I'll become Sagar. That's their own impression. हाँ, don't try to copy what Master Ji is doing. I have seen many choreographers. वो लोग सोचते हैं कि वो गणेश आचार्य जैसा कर लेंगे, और वो मुंह के बल गिरते हैं, क्योंकि वो उसका है, उसने क्रिएट किया है। You can never be better. जो उसने ही क्रिएट किया हो, आप उससे बेटर नहीं हो सकते। You create your own thing. तो वो एक क्रिएटिविटी जो मर गई है ना, एंड दिस हैज ऑल हैपेंड इन द लास्ट 2 years फ्रॉम द टाइम दिस यूट्यूब एंड ऑल हैज कम इन, नो, कि वहां से उठा के कर देंगे सोशल मीडिया, सो दैट हैज स्पॉइल्ड द क्रिएटिव। आई एम टेलिंग यू वन थिंग आई वांटेड टू से, कि मतलब बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यू नो फ्रॉम आवर जनरेशन, आई जस्ट वांट टू से कि आई थिंक आई एम द लास्ट ऑफ द कोरियोग्राफर्स, बिकॉज नाउ दोज हु आर कमिंग इन, दे आर नॉट, मतलब they are not trained to be choreographers, they are just seeing कि ये वो है,
हाँ पिक्ड अप फ्रॉम समवेयर, और वो Picked up. कर दिया। आप भी के 10 म्यूजिक वीडियो निकालो, मेरे सामने रखो, और मैं 10 के रेफरेंस आपको निकाल के बता दूंगा कि यहाँ से ये बियॉन्से का है, ये ब्रिटनी का है, ये। सो कोरियोग्राफर्स जो बनते थे ना, जो सीख के, मार खा के, गाली खा के, अहमद दामाने जनरेटर वैन में वापस जा रहे हैं, मतलब सरोज जी से काम सीखने के लिए सारा पैकअप होके जा रहे हैं, वो जनरेटर वैन में जा रहा है वापस, तो इसके लिए जाके वो अहमद खान है। तो वो लेवल ऑफ डेडिकेशन, वो लेवल ऑफ आर्ट सीखना वो नहीं है अभी। एंड ऐसा नहीं कि मेरे को जलन है, आई वांट देम टू बी लाइक दैट। आई वुड लव टू वॉच अ न्यू कोरियोग्राफर सॉन्ग एंड से कि यार इसने क्या गाना किया यार, मजा आ गया देख के। लाइक विजय गांगुली इज अ न्यू कोरियोग्राफर फॉर मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उसने बहुत अच्छा गाना वो स्त्री में किया है, तो मुझे अच्छा लगता है। यू सी, यू राइट नाउ द बेस्ट कोरियोग्राफर दोस आर वर्किंग, वन इज गणेश आचार्य ओनली, जो तभी से चल रहा है। हाँ, अदर वन इज आदिल हु इज डूइंग वेरी गुड, विजय गांगुली। आप उसके बाद नाम लो, आप नहीं ले सकते। पहले भी ऐसा ही था, आपको चीनी जी, सरोज जी, कुछ गणेश नाम आचार्य, अहमद खान, आपको कुछ ही नाम याद रहते, गणेश हेगड़े, कुछ ही नाम याद रहते। आज भी वही 4-5 नाम ही है। इतने सारे गाने हुए, गणेश हेगड़े ने आके वो नौरा वाला मनी के मांगी हिते किया गणेश हेगड़े ने। आप मुझे बताओ, वो गाना इतना हिट है, इतने सारे नए कोरियोग्राफर्स चल रहे हैं। बहुत दिन के बाद किसी कोरियोग्राफर ने आके ना बताया कि बेटा वेस्टर्न भी करना है ना, तो ये तरीका होता है, you have to shoot your song like this. So you see Nora, and everybody will take Nora and do what she does best, but he has made her do something different. That is Ganesh Hegde for you, you know. So you have to get that on board. I think Sagar, we had a very healthy conversation, heart to heart. अपना बहुत सारा लाइट, एक्चुअली आई रियली लाइक द पार्ट वे तूने बताया ना, मतलब तेरा जो सफरिंग था वो बेसिकली बहुत अनयूजुअल है, अनयूजुअल, और वो सबको लगता है वही मैं बोल रहा हूँ, वो अनयूजुअल है, वो कोई समझ नहीं पाएगा। आज हम बात करके उस पर ध्यान दे रहे हैं, इसके लिए समझ पा रहे हैं कि ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये बहुत लोगों के साथ होता होगा, बट कोई आके सामने से बोलेगा नहीं। आई एम थैंकफुल कि तू ये बताया कि काफी सारे लोग इस चीज से रिलेट कर सके कि ऐसा इसके साथ भी हो चुका है, इसने सब फेस किया है और इसने उस सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ा है, तू जो अभी जहाँ है। तो नेवरदलेस अपना कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा था। अभी मैं थोड़ा सीरियस नोट से हट के थोड़ा लाइटर नोट पे आना चाहता हूँ। तो बेसिकली नाउ ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड WTF, व्हाट द F, हाँ, अराउंड। तो द आइडिया बिहाइंड दिस इज डिस्पाइट व्हाटएवर वी अचीव इन लाइफ, वेयरएवर वी रीच, हम सारे कहीं ना कहीं बेवकूफ हैं। हम में है बेवकूफियां भरी हुई, हम में वो बच्चा अभी भी है जिंदा। हम सिली एक्ट करते हैं, कोई एक्सेप्ट करता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, बट हो जाता है, दिख जाता है सिली एक्ट करते हैं। तो मैं 5 सवाल पूछूंगा कि उसके जवाब देने, अगर तो देगा वेल एंड गुड, नहीं देगा हैम्पर नहीं दे रहा है कुछ, और देना चाहता था बट नहीं दे पाया। कभी ना कभी आके दे दूंगा, फोटो खींचने की, ठीक है। हाँ। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन आंसर। राइट। तो अपना आज का पहला सवाल, ठीक है, सुपरमैन तुझे बहुत पसंद है ना, तो सुपरमैन का आउटफिट क्या है? सुपरमैन का आउटफिट क्या है उसका? वो लियोटार्ड है, रेड एंड ब्लैक, उसके रेड ऊपर, एंड ब्लू, उसके ऊपर अंडरवेयर। हाँ, और ऊपर पहनते हैं, हाँ, उसके ऊपर वो जो लियोटार्ड पीछे के ऊपर एक लगता है। अंडरवेयर पहन हाँ। लेता, ब्लू लियोटार्ड। तो तो पहनाना समझ- ना भाई यहाँ पे नहीं, रेड अंडरवेयर। तो मेरा सवाल ये है, अगर नेचर कपड़े पहनने शुरू करेंगे, नेचर जैसे पेड़ हो गया, बादल हो गए, पहाड़ हो गए, तो समझ लो अगर बादल कोई कपड़ा पहनता है ऐसे, तो उसको क्या कहा जाएगा? कैसे सुपरमैन जैसा कपड़ा पहनता है अगर बादल? अगर कपड़े पहनता है तो उस कपड़े को क्या बोला जाएगा? बादल अगर कपड़े पहनता है, तो नया लाया है तो मार्केट में भाई, बादल अगर कपड़े पहनता है तो थंडरवेयर। तूने अंडरवेयर नहीं बोला, तूने कपड़े बोला। कपड़ा, लेकिन क्या बोलेगा? इसलिए मैंने पहले तुझे बोला था ना सुपरमैन क्या पहनता है, मैं तेरे को हिंट दे रहा था पहले से। ओहो अच्छा, ऐसा है। अभी आजा, ठीक ठीक है, यहाँ से जा रहे हैं, चलो, ये हाँ। रास्ते से जा रहे हैं। एनीवे, मैं जैसे बोला ना, हाँ। इट्स अ सिली राउंड, हाँ, आंसर हाँ, देगा नहीं, तो भी चलेगा, नहीं देगा तो भी चलेगा। नहीं आता था मेरे को, भूल गए। तो दूसरा हाँ। दूसरा सवाल, गूगल भी नहीं कर सकते ये सब सवाल तो। अच्छा, तो काफी सारे गाड़ियां चेंज करता है ना। अरे बाप रे, हाँ ये लगा दे तू। अभी पहले ही बोला इसके इस चीज की वजह से प्रॉब्लम फेस करता हूँ, अभी ये लगा दे पीछे। तो- ये अभी भी गाड़ियां चेंज कर रहा है, देखो।
अभी भी है इसका वही नाटक चालू है, टैलेंटेड है बट देखो। दूसरा सवाल, तो बेसिकली गाड़ियों का तुझे नॉलेज होगा, हाँ गाड़ी का एम्बलम हे क्या होता है, भगवान बाप रे मतलब बाप। उसका हाँ हाँ समझा? इतना ज्यादा नहीं है बाबा। BMW का क्या है, हाँ, हाँ, मर्सिडीज का साइन क्या है, हाँ, हाँ। एम्बलम वगैरह। तो रेनॉल्ट मालूम है तेरे को, एक हाँ डस्टर हाँ उल्टा भी सीधा हाँ, भी हाँ, कोई हाँ, भी बोलता हाँ। है उसको, ठीक है। तो फोक्सवैगन का क्या है? W है वो। हाँ ऐसे। हाँ हाँ तो समझ कोई गाड़ी है, उसका एम्बलम अंडा है, हाँ उस गाड़ी का नाम क्या होगा? मैंने हिंट दिया भी है बोलते बोलते। अंडोवर अंडोवर क्या ऑल्टो ऑटो बोलूं मैं? हाँ योक्सवैगन। रिएक्शन देख, तो वही तो है ना। योक्स वैगन, आज से वैगन वो W वाला दिया भी था ऐसा। मैंने बोला इतना Volkswagen। टफ हिंट है यार वो वैगन फोक्सवैगन का मैंने बोला W। था ना बीच में, मैंने बोला भी था हाँ, फोक्सवैगन ये वो, और यो- लास्ट में बोला था इनफैक्ट फोक्सवैगन। योक्स वैगन। इसके लिए मैंने अंडे का अगर येलो डालेंगे तो योक हो जाता है। मैं ये मतलब ये वैगन टैगन नहीं चलाता हूँ इसके लिए। मैंने क्या एम्बलम की बात की। मैं ये सोच रहा था कि बच्चों BMW का फुल फॉर्म क्या है, मेरे को तो वही नहीं मालूम। ये तो वोल्क्सवैगन पे आ गया। बावेरियन मोटरवर्क। हाँ राइट ठीक है। नहीं। अभी तो ये तो तू ही जीत जाएगा यार। नहीं एक इजी लगभग वाला तो यही- दे। लगभग ऐसी होता है। अच्छा। अब जीतना क्या है इसमें, मुझे मालूम है तो नहीं बता। अपन कॉम्पिटिटर लोग हैं यार। ठीक है। नॉनवेज तो तू खाता है, हाँ हाँ हाय भगवान। बारबेक्यू वगैरह खाया ना तुमने? हाँ सब ध्यान देना पड़ेगा हर एक वर्ड पे अभी। ठीक है चल। हाँ अभी बोलेगा ही नहीं वो। अभी बाल कटाने के लिए लोग लाइन में खड़े रहेंगे, हाँ। तो उसको तू क्या नाम देगा? बारबेक्यू। वेरी गुड, पकड़ा इसने। बारबेक्यू। नॉट बारबेक्यू, बारबेक्यू। कळलं मला अच्छा ते. था, कळलं तुला? कळलं मला. म्हणजे तू लक्ष तो देतोय, तीन चार बातें बोल देता ना बारबेक्यू की, तो मैं बारबेक्यू भूल गया रहता। इसलिए मैं रोक दिया। हाँ इस बार जीतने दो इसको। ठीक है चलो। जब हम फोन उठाते हैं, जो जनरल क्या होता है पहला वर्ड? हेलो। हेलो। हेलो होता ना, फिर उसके बाद हाय। कुछ तो कुछ हेलो लोग होते हैं जो जय कृष्णा। हाँ समझ लेना, अपने वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये लोग भी फोन उठाना शुरू करते। ठीक है, तो जैसे सब कैरेट है, कैप्सिकम है, लेमन है, और कौन सा सब्जी बता, क्यूकम्बर है। तो समझ ले, लेमन को अगर फोन उठाना है तो क्या बोलेगा फोन उठा के, अगर उसको कॉल आता है? येलो। वेरी गुड। क्योंकि लेमन येलो कलर का होता है इसके लिए। मैंने बात करते येलो बोल भी दिया था। हाँ इसने येलो बोल दिया, मैंने पकड़ के रखा था ये। मैं सोचा इसने कुछ उसको ट्रिक में चेंज करेगा ये, बट है नहीं ना, जवाब तो एक ही है। गुड बटा। हाँ तो कुछ चार में दो, ध्यान रखना जरूरी है। लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट, वो क्या है जो ब्लू है, भारी नहीं है, वजन कम, क्या है? जो ब्लू है, भारी नहीं है, वजन कम है। मतलब क्या चीज बस बोल क्या है वो जो ब्लू है पर वजन कम है। हाँ, वो क्या है, वो चीज क्या है जो ब्लू है, भारी नहीं है, वजन कम है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कुछ तो है, यही है, ब्लू नीला पीला ऐसे कुछ होगा। बहुत फकवाल सा जवाब आया। लाइट ब्लू। गुड, ये अच्छा था। तो एनीवे 5 सवाल थे, तूने उसके 2 जवाब दिए, वो भी अनएक्सपेक्टेडली। हाँ तो वो तेरा येलो वाला। वो तो थैंक यू। हाँ 2-3 से नेक्स्ट सीजन में मैं सारे। तो बेसिकली सी इट्स द पॉइंट इज वी आर बीइंग सिली। यस जवाब दे भी सकते, नहीं भी दे सकते। हाँ। जवाब दे दिया तो सही है, मतलब यू आर वेरी सिली। नहीं कुछ You get indulged.
मिलेगा नेक्स्ट टाइम। अगर हैम्पर होता तो मैं सब नीला पीला तो हरा अगली बार मैं अरेंजमेंट करूंगा हैम्पर के लिए, और मैं ऐसे ऐसे सवाल लेके आऊंगा ना, अरे बाप रे, तो हैम्पर जाएगा ही नहीं सर। एक ही हैम्पर घूम रहा है, कोई नहीं जीत पाया ये हैम्पर अभी तक। तो इट वाज नाइस, वेरी नाइस। मतलब यही चाहिए बेसिकली, एंड ऑफ द डे क्या चाहिए अपने को, हंसना हंसाना है, कहीं कहीं अजीब से एक्सप्रेशन आते हैं, इवन दैट वी एंजॉय। राइट No, we Light need, ले लो, right. We need to take it very lightly. It cannot be serious all the time. yes. तो मेरा अगला एक सवाल पूछना तुझे, नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली। अब जो भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं, तू उनको क्या मैसेज देना चाहता है तेरे एक्सपीरियंस के जरिए, जो तूने इतना एक्सपीरियंस किया है, जो जो उतार चढ़ाव तेरे लाइफ में हुए, जितना जितना तूने एक्सपीरियंस किया लाइफ में हर एक जगह पर, उस बेसिस पे क्या एक मैसेज देना चाहता है उनके लिए? मेरा एक यही इम्पोर्टेंट एक मैसेज होगा कि जो मैंने स्टार्ट में भी इंटरव्यू के बीच में बोला कि आई थिंक आई एम द लास्ट ऑफ द कोरियोग्राफर्स। दैट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ एरोगेंस या ऐसा कुछ मेरा मोटो नहीं है। मैं खुद नए टैलेंट को देखना चाहता हूँ। मैं सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इवन एक्टर्स एंड ऑल दैट, सारे डिपार्टमेंट्स पे बोलना चाहता हूँ कि जब आप आओ अपने फील्ड में कैमरामैन बनने, कोरियोग्राफर बनने, डायरेक्टर बनने, आर्ट डायरेक्टर, एक्शन, कोई भी एक्टर बनने, प्लीज अपना क्राफ्ट सीख के आओ। और ये क्रिएटिव फील्ड में हम हैं, तो कुछ नया क्रिएट करो जिससे आप आगे के जनरेशन को इंस्पायर कर पाओ। जैसे कि मैं सरोज जी और इनका काम देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ, वैसा आप लोग भी कुछ आओ और क्रिएटिव नया करो, और सीनियर्स भी को भी इंस्पायर करो, जूनियर्स को तो ऑब्वियसली करो ही। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट विथ जॉइंट हैंड्स दैट please learn your craft properly. There are lot of ways of doing that, and don't try to emulate. Don't try to skip. You have to take the staircase. Don't try to take the lift. Take the staircase. The fun is the journey. The destination is not important. The fun is the journey. The journey is the thing that you will always remember. ऐसा आप डेस्टिनेशन पे पहुंच के वहां सोचोगे कि मुझे क्या करना है। So please learn your craft. I love all the new choreographers. I just feel that थोड़ा सा आप while working also just pay attention, pay how to actually make this look good. There is a way of shooting a song and or acting out a scene, or whatever DOPs lighting वगैरह करते. There is a way to it. Learn that art. That is an art you will love. You love to create, and you will be happy about it. That ये जो मैंने किया है, ये मैंने क्रिएट किया है, and you will be proud of it. That's it. That was very nice message. Moving on to next. ऐसा कोई इंसिडेंस होगा अपने तेरे लाइफ में? इससे मेरे साथ तो बहुत बार होता है, और मैं बिलीव करता हूँ कि अपने को अपने आप पे हंसना बहुत जरूरी है। Should not take ourselves very very seriously. और तेरा कोई ऐसा इंसिडेंस है तो बताना, जो तू अभी भी याद करके हंसता है कि मेरे से ये हुआ। ऐसे तो मतलब बहुत सारे इंसिडेंट है, बट एक बहुत फनी है जो वो, क्योंकि मैं बहुत टेक्निकली बकैती दे रहा हूँ, तो वो टेक्निकल थिंग है कि अभी तो साउंड सिस्टम आ गया है ना, PA सिस्टम बजता है। पहले नागरा काफी यूज होता था। तो मेरे कोरियोग्राफर थे बाबा यादव, जिनको मैंने असिस्ट करना चालू किया था। तो हम एक स्टेज का गाना शूट कर रहे थे। मैं आज और बात मतलब मैं आगे का पहले बताता हूँ, सो इट विल बिकम मोर फनी। इज मैं नागरे का बहुत मतलब बादशाह हो गया था। मतलब मैं 32 चक्कर लेग पे मार्क दे सकता, सेट हो गया था मेरे को कि कैसे घूमता है और कैसे चलता है, और आंतरिक मार्क दे, मतलब गाना कहीं भी हो, कहीं से भी बज रहा हो, तो मैं मार्क देने में बहुत एक्सपर्ट था कि 16 चक्कर लीड लो या 16 चक्कर आगे बढ़ाओ, ऐसा मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया था। तो एवरीबडी वाज फैसिनेटेड कि यार कैसे करता है। तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस से आया है, बट क्या होता है ना कि आपको लगता है कि यार ये तो सही करता है, उसने क्या गलतियां की होगी वो आपको नहीं पता है। तो जब मैं असिस्ट करना चालू किया बाबा भाई को, तो हम एक स्टेज का गाना शूट कर रहे थे, और बाबा भाई आर्टिस्ट को कुछ समझा रहे थे, और बाबा भाई ने मुझे बोला, वो बिजी थे अपने काम करने में, उन्होंने बोला कि सागर मार्क ऊपर ले, साउंड ऊपर ले, ऐसा। तो साउंड ऊपर ले इज ऑल्सो कि मतलब मार्क बढ़ा दे, तू 4-5 चक्कर लीड ले ले। और ना स्पीकर और नागरा वाला सब है ना स्टेज के नीचे थे, और उन्होंने स्टेज का ब्लॉक लगाया हुआ था, और मैं ना नागरे वाले को साउंड सिस्टम के साथ स्टेज पे लेके आ गया।
इधर, तो वो बाबा शॉट लग रहा है, अचानक से इधर नागरे वाला आ गया है, वो फ्रेम में दिखने वाला है और बोलते ये क्या कर रहा है, ये अरे आपने तो बोला साउंड ऊपर लो, अरे मेरे बाप मार्क लेना था ऊपर, तो मैं उससे आर्ग्यू कर रहा हूँ, आपने साउंड बोला, मार्क नहीं बोला आपने, बट दैट मेंट द सेम थिंग ओनली। तो वही मुझे पता नहीं था कि ये यूज होता है, तो मुझे क्रेडिट बहुत मिला उसके बाद में कि अरे सागर क्या मार्क देता है ये, और जब भी मुझे ये क्रेडिट देता था कोई, अरे यार क्या 16 चक्कर लेट पे मार्क देता, मुझे याद था अरे यार हाँ बाबा यादव नहीं है, वरना वो बोलता अरे इसने एक बार जो साउंड ऊपर चढ़ा दिया था इसने, मैंने इसको तो वो मेरे को बहुत फनी लगता है। हाँ हाँ। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ मैं। बेसिकली मुझे तेरा ओपिनियन जानना है, तेरी राय। तो ये जो आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है ना, उन पे तेरी क्या राय है, क्या सोचता है तू, मतलब व्हाट्स योर ओपिनियन? मैं क्या है कि यू हैव टू लिव विद द टाइम। तो हम जब इंडस्ट्री में आए तो हमारे साथ आ रहे ये कौन है नए लोग, और ये कैसा कपड़ा पहनते हैं, पहले लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे, जब अब तो हमारी ड्रेसिंग अलग थी। फिर क्या होता है कि आपको टाइम के साथ बदलते रहना चाहिए। तो जब आप यंगस्टर थे तो आपको लगता है यार ये जलते हैं मेरे से, या टाइम के साथ बदल नहीं पा रहे। हम लोग को फोन बेटर यूज करने आता था, जो भी नॉर्मल फोन थे नोकिया वगैरह के, वो पिछले लोगों को आता नहीं था। आज के जनरेशन, मेरा 5 साल का बेटा है, वो आईफोन ऐसा यूज करता है कि आप शॉक हो जाओगे, मतलब उसको सब पता है स्मार्ट टीवी कैसे ऑपरेट होता है इन्होंने। तो ये इन्फ्लुएंसर जो है और ये टिकटॉकर्स और ये जो भी एक जनरेशन आया है, ये दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। मतलब यू हैव टू, आप उनके साथ में जीना सीखो, और वो भी एक कला है। क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि अरे यार वो इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर ये क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करता है, बट उसमें बहुत टाइम एंड एफर्ट जाता है वो कंटेंट क्रिएट करने में, या उतना बड़ा बनने में कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ और आपको लोग फॉलो करें। एंड पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था ये, बट नाउ आई हैव कम टू नो दैट यू कांट लुक डाउन on influencer or tiktokers or youtubers. That is a thing, it has come, it will be there, it will not go away. Nothing that comes into the media industry, no, चाहे वो paparazzi हो जाए या YouTube हो जाए या फलाना हो जाए, आप उन पे डाउन लुक नहीं कर सकते। वो है, वो तो रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कॉपिंग, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ यूट्यूब से उठाया किसी और का वीडियो, वो आपने चेप दिया, वो गलत है, वो मत करो। बट जो इन्फ्लुएंसर खुद क्रिएट करते हैं, कंटेंट अपना खुद बनाते हैं, यू हैव स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल, तुमने अपने ये पॉडकास्ट को अलग वे में अप्रोच किया है। एवरीबॉडी इज डूइंग पॉडकास्ट राइट नाउ, बट योर अप्रोच इज डिफरेंट, सो डू दैट, क्रिएट दैट थिंग, डोंट कॉपी एनी। मेरा एक ही है कि आप इन्फ्लुएंसर बनो, टिकटॉकर बनो, कोरियोग्राफर बनो, जो आपको अच्छा लगता है कि ये मुझे करना चाहिए वो करो, बट आप किसी को कॉपी मत करो। तो ये मेरा एक टेक होगा। आई लाइक द इन्फ्लुएंसर्स, देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर, मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, बहुत सारे हेल्थ फ्रीक्स को मैं फॉलो करता हूँ। नाउ मैं सदगुरु को, ही इज नॉट एन इन्फ्लुएंसर, बट लाइक ऑन इट, मतलब ही इज इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट, बट आई फॉलो सदगुरु लाइफ। मैं प्रीचिंग्स लेता हूँ उनकी, संदीप महेश्वरी हो गया एंड ऑल दैट। तो यू नो सी, दे हैव क्रिएटेड समथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू फॉलो, एंड आप लाइफ की लर्निंग्स ले लेते हो। बहुत सारे जो फिटनेस वेट ट्रेन इंस्ट्रक्टर्स है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। सो क्रिएट समथिंग योर ओन, you will be happy about it. Don't become somebody who's copying somebody. Don't become a copycat. तो ये पॉइंट सागर का है, सागर का ओपिनियन रहा इन्फ्लुएंसर्स को लेके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। आप लोग का ओपिनियन इस बारे में क्या है, आप लोग कमेंट करके बताएं। शायद आप लोग का अलग होगा, सागर या मेरा मैच ना कर पाए, बट आप लोगों का जानना चाहता हूं मैं, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तो सागर, इट वाज अ वेरी हार्टफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू अच्छा हुआ खींचे नहीं हम लोग। It was well on time. Thank you for having me on your show. बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था, बहुत मजा आया। अगली बार हम फिर मिलेंगे, बस कुछ अलग टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। Surely. और तभी गिफ्ट भी होगा, हैम्पर भी होगा। हाँ, सवाल थोड़ा ट्विस्टेड होगा, पेचीदा सवाल होगा। टेक्निकली साउंड होना बहुत जरूरत है। हाँ, उसके लिए जरूरत मैं प्रिपेयर करता हूँ अभी से। साउंड भी लेके आ जाएगा, ऊपर लेके आ जाना, साउंड ऊपर लेके आऊंगा, तो वेल प्रिपेयर हो जाएगा। तो डन। ठीक है, एनीवे, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर स्पेस। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, टेक केयर डार्लिंग।